Hello students, welcome back. Students, in the last lecture, we discussed what are the two types of adsorption. So, physical adsorption and chemical adsorption, we discussed their characteristics and we also discussed their difference. Today in this lecture, we are going to talk about adsorption of gases on solid. तो आज का हमारा टॉपिक है adsorption of gases on solid. तो देखो बच्चों, इसकी शुरुआत होती है इस तरीके से। कुछ साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंटली इस एडसॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे। कैसे स्टडी कर रहे थे? एक सिलेंडर को लिया गया, इस सिलेंडर के अंदर किसी गैस को भरा गया। ये गैस जो थी ये काम करेगी एज एन एडसॉर्बेट, तो गैस यहां पर एडसॉर्बेट है। और एक सॉलिड रखा गया इस सिलेंडर के अंदर, ये सॉलिड काम कर रहा है एज एन एडसॉर्बेंट। इस सिलेंडर का टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा गया, तो कांस्टेंट मेंटेन किया गया इस सिलेंडर के टेम्परेचर को। तो अब ये रिकॉर्ड किया गया एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि कितनी गैस एडसॉर्ब होती है इस सॉलिड की सरफेस के ऊपर जब टेम्परेचर को चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो भी डाटा आया उस डाटा को जब प्लॉट किया गया तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ जो है वो मिलता है। क्योंकि इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो द ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। So this was the first recording, ये पहली रिकॉर्डिंग थी। तो मान लो टेम्परेचर जो रखा गया, सपोज इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। अब क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिकॉर्ड किया और दोबारा करते टाइम इसका टेम्परेचर जो है उसको अब कर दिया 263 केल्विन, मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही गैस है, यही सॉलिड है, टेम्परेचर को घटा दिया और फिर अब इस ग्राफ को दोबारा से बनाते हैं डाटा यूज करके। तो अब जो डाटा यूज करके ग्राफ बनाया गया, तो ये पता चलता है कि जब आप टेम्परेचर घटाते हो तो ग्राफ जो है उसका स्लोप बढ़ जाता है। नाउ दिस ग्राफ बिकम्स मोर स्टीप। तो देखो अब मैं एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो पहले जब 273 केल्विन था तब जितना प्रेशर था, मान लो ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब गैस का एडसॉर्प्शन देखा तो गैस का एडसॉर्प्शन कितना आ रहा था? ये वैल्यू, ठीक है, इतनी गैस एडसॉर्ब हो रही थी। लेकिन जब हमने टेम्परेचर घटा दिया और फिर उसी प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब को देखा, तो अमाउंट ऑफ गैस क्या हो गई? बढ़ गई। जो गैस एडसॉर्ब हो रही थी उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो यहां से हम जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां पर देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या कहती है? अमाउंट ऑफ गैस adsorbed on the surface of solid increases with the increase in pressure ठीक है। However, इसके बाद हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट, however the increase is more when the temperature is kept low। तो इसके बाद में आप लिखोगे however the increase in amount of gas adsorbed is more when the temperature is kept low। तो इसके साथ आप ये ग्राफ बना सकते हो। अभी जो मैंने बनाया था ये था 273 केल्विन पे ग्राफ, और ये ग्राफ आ जाता है 263 केल्विन पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब जो सॉलिड के ऊपर हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखो बच्चों, आपसे अगर कोई इसका कारण पूछे
तो क्या कारण हो सकता है इस इंक्रीज का? तो देखो बड़ा ही सिंपल सा एक रीजन है। ये जो गैस है जो इस सिलेंडर के अंदर हमने ली है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस टेम्परेचर पे मूव कर रहे होंगे, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल की कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। जब आप टेम्परेचर को घटा देते हो, गैस के टेम्परेचर को जब आप डिक्रीज कर दोगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी कम करना। काइनेटिक एनर्जी कम करने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और जब स्लो डाउन हो जाएंगे तो उनको एब्जॉर्ब करना इजी हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो इसी वजह से ये ज्यादा स्टीप हो गया, क्योंकि हमने टेम्परेचर घटाया है। टेम्परेचर घटाने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से उनको एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। इस सरफेस के ऊपर बाइंड करना जो है वो इजी हो जाता है। तो जितनी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम, उतना ही गैस के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना इजी। तो आप लिख सकते हो भले ही यहाँ पर रीजन कि भाई दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। तो ये हो गया टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने का इफेक्ट इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर। चलिए अब क्या होता है, अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक। वो इसी ग्राफ को स्टडी कर रहे थे और एक ही टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं FRIEUDELICH, ये साइंटिस्ट का नाम है। फ्रेडरिक स्टडीड द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ गैस। तो ग्राफ जो था इसको इन्होंने स्टडी किया। अब यहां पर जो ग्राफ बनाया गया था, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब को दिखाया गया था x/m, और यहां पर लिया गया था प्रेशर। तो ये x/m क्या है? x जो है ये है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इन ग्राम्स। तो ग्राम्स में कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई? m जो है दिस इज मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट इन ग्राम्स। तो दोनों चीजें ग्राम्स में ली। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने जो ये सॉलिड का ब्लॉक रखा हुआ है जिसको मैं एड्सॉर्बेंट बोल रहा हूं, इसका वजन है 100 ग्राम। एड्सॉर्प्शन होने के बाद में मैंने इसका वजन जो था वो वे किया। एड्सॉर्प्शन के बाद में इसका वजन हो जाता है 150 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने 50 ग्राम गैस जो है वो एड्सॉर्ब कर ली। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये तो हमने डाला था, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। तो इसको तो हमने मान लिया m, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इन ग्राम, और अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब जो है वो हमें पता चल जाएगा। एड्सॉर्प्शन जब इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तब इसका वजन कितना है। तो जितना भी वजन इंक्रीज होगा उतनी गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है। तो x और m जो है उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो x/m का मतलब क्या हुआ? x/m का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितनी गैस एड्सॉर्ब कर रहा है, ये हो गया x/m का मतलब। P जो है वो है प्रेशर ऑफ गैस। तो ये ग्राफ जो है वो बनाया गया इस तरीके से x/m वर्सेस P। तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितनी गैस एड्सॉर्ब कर रहा है, और प्रेशर जो है वो गैस का चेंज कर रहे थे हम। टेम्परेचर हमने रखा कांस्टेंट, तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ मिलता है इस तरीके का ही जो अभी हमने बनाया था। अब इस ग्राफ को जब ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर तक तो है ये ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई देता है, सीधी लाइन। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोल दिया कि दिस इज आवर एरिया फर्स्ट, जहां पर हमें ये ग्राफ सीधी लाइन की तरह दिख रहा है। फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में ये ग्राफ जो है वो हमें फ्लैट लाइन दिखा रहा है इस तरीके से। तो इसको इन्होंने बोल दिया दिस इज एरिया थर्ड, और ये है एरिया सेकेंड। तो ये कहते हैं कि ये जो ग्राफ मुझे मिल रहा है इसको मैं 3 एरियाज में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, सो द ग्राफ दैट इज ऑब्टेन्ड या द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। सो दिस एडजॉर्प्शन isotherm
कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। पहला है एरिया 1। एरिया 1 में आपको क्या दिख रहा है? एरिया 1 में हमें ऐसा लग रहा है कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ रहा है, x अपॉन m भी बढ़ रहा है। तो लाइन स्ट्रेट लाइन कब आती है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p को मैं क्या लिख सकता हूं? p की पावर 1। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब p की पावर 1 है। तो एरिया 1 जो है वो हमें ये रिलेशन दिखा रहा है। अब एरिया 3 देखो, एरिया 3 जो है उसमें लाइन क्या हो गई? बिल्कुल फ्लैट, मतलब कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो अब x अपॉन m चेंज करने वाला नहीं है। तो एरिया 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो मैं इसको लिख सकता हूं p की पावर 0। p की पावर 0 का मतलब एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया, तो मतलब प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता x अपॉन m। तो अब देखो x अपॉन m की वैल्यू 1 और 0, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। तो एरिया सेकंड जो है इसके अंदर तुम्हारा ग्राफ कैसा बिहेवियर शो करेगा? ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी सम फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये एरिया 1 था, इट मींस इन एरिया 2 हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, लोवेस्ट वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है? फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, 0.25, 0.5, 0.75, ये वैल्यूज लाई करती हैं। तो इसका मतलब एरिया 2 जो है इसमें क्या आएगा? x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो एरिया सेकंड जो है वो हमें ये इक्वेशन दे रहा है, और इस इक्वेशन से हम ये दोनों इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट कर दें तो x अपॉन m इज इक्वल टू p रेज़ टू द पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गई जो इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि दिस होल ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग दिस जनरल एक्सप्रेशन। सो दिस होल ग्राफ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रिलेशन। कौन सी रिलेशन? x अपॉन m, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, p रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये जो इक्वेशन आई है दिस इज कॉल्ड फ्रेडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों है आइसोथर्म? क्योंकि ये इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देती है ये इक्वेशन। अब देखो इस ग्राफ के अंदर एक चीज नोट करना बच्चों, ये जो प्रेशर है इस प्रेशर के बाद में x अपॉन m की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई। तो इस प्रेशर को बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। क्या मतलब होता है सैचुरेशन प्रेशर का? सैचुरेशन प्रेशर उस प्रेशर को बोलते हैं जिसके बाद अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रेशर इज x अप the pressure at which x upon m it do not increase. So PS is saturation pressure, where x upon m do not increase, या फिर कह लो no more gas is absorbed, या फिर कह लो or the stage where इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये वो स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, उस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसॉर्प्शन। जितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के वापस गैसियस स्टेट में जा रहे हैं। तो इसको दिखाता है ये प्रेशर PS। तो PS आने का मतलब हमारा प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, एडसॉर्प्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में जा चुका है। तो फ्रेडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है
वो इक्वेशन हमें क्या बता रही है, x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1 अपॉन n। अब देखो इस चीज का जो है वो लोगों ने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सो यूजिंग फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या थी इक्वेशन? x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1 अपॉन n। इसका लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग वैल्यू ऑफ k p रेज टू द पावर 1 अपॉन n। अब ये हो गया a, ये हो गया b। log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस log p रेज टू द पावर 1 अपॉन n। p की पावर 1 अपॉन n है, ये आगे चला जाएगा तो क्या आ गया, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। अब ये आ गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू c प्लस mx। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं, इसको लेते हैं y एक्सिस पे, इसको लेते हैं x एक्सिस पे, तो ये हो गया log x अपॉन m इस एक्सिस पे, ये हो गया log p इस एक्सिस पे। स्ट्रेट लाइन आएगी जो शुरू होगी इस पॉइंट से, और ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट log k। स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा 1 अपॉन n के बराबर। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो इस ग्राफ को प्लॉट करके। तो कोई भी गैस आप अगर उसका एडजॉर्प्शन स्टडी कर रहे हो, log x अपॉन m वर्सेस log p जो है उसका ग्राफ कैलकुलेट बना लो एक्सपेरिमेंटली डाटा से। जो भी ग्राफ आएगा उसमें जो लाइन का स्लोप आएगा वो आपको ऑर्डर बता देगा n। तो ये ग्राफ जो है ये हम यूज करके किसी भी गैस का n जो है वो कितना है वो निकाल सकते हैं। अब देखो इस ग्राफ को जब प्रैक्टिकली बना के देखा गया अलग अलग गैसेस के लिए, तो हमें ये पता चलता है कि भाई प्रेशर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो log p की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ये ग्राफ जो है when experimental data is recorded and graph is plotted between log x upon m versus log p, then the graph show deviation from ideal या from the linear curve। तो अगर हाई प्रेशर पे जब आप इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करते हो तो एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ जो है वो आपकी इस लाइन से डेविएट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल डाटा, ये ग्राफ कैसा बनाया था, थियोरेटिकल डाटा के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि फ्रेडरिक ने जो है वो इस ग्राफ को देखा और इस ग्राफ को देख के उन्होंने एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो log x अपॉन m वर्सेस log p का ग्राफ आना चाहिए था वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इस चीज को करके देखा गया तो हमें ये पता चलता है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो ग्राफ बनता है वो डेविएशन शो करता है फ्रॉम दिस लीनियर कर्व। और कब डेविएशन शो करता है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। तो अब ये चीज जो है ये बन जाती है लिमिटेशन, मतलब फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लो प्रेशर पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पर तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर ये इक्वेशन जो है वो फॉलो नहीं होती, गैसेस जो है वो अलग बिहेवियर शो करती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUDELICH, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये ग्राफ जो है वो एक थियोरेटिकल ग्राफ था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जब प्लॉट किया गया तो हाई प्रेशर के ऊपर ये ग्राफ जो है वो डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर इसके रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं करते। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
एक और चीज जो है वो पता चलती है इससे कि फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये एक प्योरली थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और ये एडजॉर्प्शन को एक मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन जो है वो मान के चलता है। तो इससे क्या पता चलता है इस चीज से, इस ग्राफ के फेल होने से, कि फ्रेडरिक दिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, तो फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म is an empirical equation। empirical equation का मतलब एक प्योर theoretical explanation है and it consider the adsorption of gas on solid as multi-layer adsorption। और multi-layer कहाँ बनती है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो मतलब ये एक ही बात जो है उसको कंसीडर करके चल रहे हैं कि गैस का एडजॉर्प्शन जो हो रहा है सॉलिड की सरफेस पे वो एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है, उसमें मल्टी लेयर बनती है। इस वजह से इन्होंने ये इक्वेशन जो थी वो प्रेडिक्ट की थी। तो ये दो लिमिटेशंस आ जाते हैं फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के। तो ये हो गया बच्चों गैस की एडजॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस पे, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। इस बात को प्रूव करने के लिए कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप किसी गैस का एडजॉर्प्शन करवाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस का एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। थियोरेटिकली इसको फ्रेडरिक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो हाई प्रेशर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं हो पा रहे थे। तो फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इट कैन बी अप्लाइड एट लो प्रेशर एंड एट इंटरमीडिएट प्रेशर। हाई प्रेशर पे आप अगर इसको अप्लाई करोगे तो आपके थियोरेटिकल रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे। ऐसे ही हम जो है वो एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहां? सॉल्यूशन के अंदर, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। इसको जब स्टडी करते हैं तो मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जैसे कि हम चारकोल डाल रखा है हमने शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो गुड़ को आपने मेल्ट कर लिया, गुड़ को मेल्ट करके आपने जो है वो उसकी सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर ली। सो दिस इज रॉ शुगर सॉल्यूशन। रॉ शुगर मतलब कच्चा जो शुगर सॉल्यूशन है, गुड़ से जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, और यहाँ पर हमने रख दिया चारकोल, तो ये चारकोल का ब्लॉक है। अब चारकोल क्या करता है? चारकोल जो है वो इसका कलर एब्जॉर्ब करता है। तो कलर जो है वो किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से होगा। भाई गुड़ का कलर ब्राउन होता है, तो ब्राउन कलर जो है वो किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से होगा। तो ये चारकोल क्या करेगा? उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर जो कलर है वो हमारा क्या हो गया? कलर जो कंपाउंड है वो बन गया हमारा सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूट बन गया। तो सॉल्यूट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब इसको स्टडी करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन करवाना है सॉलिड की सरफेस पे। तो यहां पर जो है फिर से इसी तरीके से एक इक्वेशन दी गई कि x/m वर्सेस c, अमाउंट ऑफ सॉलिड एब्जॉर्ब पर यूनिट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो चारकोल का मास जो है वो m लिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब जो होगा इस चारकोल पे वो x ग्राम ले लिया, और इसको अब किसके साथ स्टडी कर रहे हैं? कंसंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पर तो गैस तो है नहीं जिसका प्रेशर जो है वो इफेक्ट करेगा, यहाँ पर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का इफेक्ट आता है। तो जब x/m वर्सेस c का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलता है जैसा अभी हमने गैस के केस में देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब्ड in grams और m is amount of adsorbent जो हमने लिया है in grams। तो x/m क्या हो गया? amount of solute adsorbed per gram of adsorbent। 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट कितना सॉल्यूट एड्सॉर्ब कर रहा है वो हो गई x/m की वैल्यू। और c क्या है? c इज कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मतलब सॉल्यूट ज्यादा डालते जाएंगे, तो भाई सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो एडजॉर्ब भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या लगेगा, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, x अपॉन m जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जाने के बाद ग्राफ जो है वो हमें कैसा दिख रहा है, एक फ्लैट लाइन की तरह, एक फ्लैट कर्व की तरह। तो इसको भी हम एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड और एरिया थर्ड में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं एरिया फर्स्ट। एरिया फर्स्ट में क्या दिख रहा है, x अपॉन m इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो c का मतलब कंसंट्रेशन, कुछ भी लिखा, इसका मतलब पावर में है 1। फिर आता है एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 3 में क्या हो रहा है, लाइन जो है वो बिल्कुल क्या हो गई, फ्लैट हो गई, कर्व फ्लैट हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इन एरिया 3 x upon m it becomes independent, it do not increase with concentration। तो इंक्रीज नहीं हो रहा कंसंट्रेशन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूरी सरफेस जो है वो सैचुरेट हो चुकी है, इसकी पूरी सरफेस ऑक्यूपाइड है, और अब जितने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डिसॉर्प्शन भी शो कर रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे उतना ही डिसॉर्प्शन होगा, इस वजह से इक्विलिब्रियम आ चुका है। हेंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन अगर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ जितने मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस जा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन m इट डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर 0। तो अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है c की पावर 1, यहाँ पर वैल्यू आ रही है c की पावर 0। तो यहाँ पर क्या लाई करेगा, 1 हाईएस्ट वैल्यू, 0 लोवेस्ट वैल्यू, तो बीच में वैल्यू आएगी कोई फ्रैक्शनल नंबर वाली, 0 और 1 के बीच वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, hence in area 2 x upon m is directly proportional to c की पावर 1 upon n। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि c की पावर 1 upon n, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, जैसे फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन आई थी। तो ये इक्वेशन जो है, अब इसको भी हम उसी तरीके से जब log x upon m log k प्लस 1 upon n log c प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए। तो आप जो है वो ये चीज बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो इस ग्राफ से मैच करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर x अपॉन m log c, ये y एक्सिस c प्लस m x। तो भाई लाइन शुरू होगी log k से और स्लोप रहने वाला है 1 अपॉन m। तो जैसे फ्रेडरिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो था उसमें गैस का एडसॉर्प्शन स्टडी किया गया था सॉलिड की सरफेस पे, ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर भी सेम चीज अप्लाई हो सकती है और सेम ग्राफ जो है वो आपको मिल सकता है जो फ्रेडरिक में मिला था। तो ये हो जाता है बच्चों एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड एडसॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म थे, ये दोनों ही क्या है हमारे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस जो हैं इनके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। अब एडसॉर्प्शन आइसोबार किसको बोलेंगे, तो ये हमने 11th क्लास में ये टर्म सुने थे, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। तो देखो अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो जो टर्म आएगा वो बन जाएगा अब एडसॉर्प्शन आइसोबार। तो आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लो, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एडसॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है। तो व्हेन एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस और solute is studied at constant temperature,
by varying pressure or concentration respectively is called adsorption isotherm। या फिर एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तो ग्राफ बिटवीन x अपॉन m वर्सेस p और x अपॉन m वर्सेस c एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो ये हो जाती है डेफिनेशन। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो किसको बोला जाएगा। ऐसे ही एडसॉर्प्शन आइसोबार। तो आइसोबार जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो जहां आपने प्रेशर दिया था वहां पर टेम्परेचर ले लीजिए और प्रेशर को कर दीजिए कांस्टेंट। तो एडसॉर्प्शन आइसोबार डेफिनेशन बता रहा हूं, बस एक ग्राफ बना के दिखा दूंगा आपको। एडसॉर्प्शन आइसोबार किसको बोलते हैं, तो ग्राफ बिटवीन x upon m versus T that is temperature at constant pressure is called adsorption isobar is called adsorption isobar। तो देखो बच्चों, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते टेम्परेचर को चेंज करते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये गैस है, ये सॉलिड था, हम इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में ये ग्राफ ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, फिजिकल एडसॉर्प्शन का, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल को इस सरफेस के ऊपर बाइंड करके रखते हैं। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल जो है वो इस फोर्स को बड़ी इजीली ओवरकम कर लेगा। वैन डर वाल फोर्स जो है इसको बड़ी इजीली ब्रेक कर देगा ये मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन में इसको स्टडी करें तो केमिकल एडसॉर्प्शन में ग्राफ जो है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, x अपॉन m वर्सेस टेम्परेचर T। तो ग्राफ इनिशियली हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, उसके बाद में जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है इन केमिकल एडसॉर्प्शन। अब यहां पर ये ग्राफ जो है वो ऐसा क्यों आ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है, यहां पर भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको केमिकल एडसॉर्प्शन में एक पॉइंट लिखवाया था। केमिकल एडसॉर्प्शन जो होता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताई थी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है गैस के बीच में और सॉलिड सरफेस के बीच में, तो भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। तो देखो ये सिलेंडर है, ये सॉलिड था, मान लो ये सॉलिड निकल है और हमारी गैस है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पे आती है, एक बॉन्ड बनाती है, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इस केमिकल बॉन्ड की बनने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टार्टिंग में जो है वो ग्राफ जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ मिलेगा, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, more gas molecules undergo bond formation with the solid adsorbent. Hence, initially the amount of gas adsorbed increase. ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो इनिशियली दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन फास्ट हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का तब। फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो अब नहीं बन सकता, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है कि वो सरफेस की तरफ आ ही नहीं रहा। तो इस वजह से यहाँ के बाद में आपको जो है वो x/m डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद में इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई गैस के मॉलिक्यूल को कि वो अब फास्टली मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ भी एक डिफरेंशिएट, जो डिफरेंस हमने लिखा था उसमें लिख सकते हो आप कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कैसा आता है, डिक्रीज होने वाला, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में कैसा आएगा, एड्सॉर्प्शन आइसोबार इनिशियली इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है उसका इनिशियली इंक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब फिर डिक्रीज होता है, लेकिन फिजिकल के अंदर सिर्फ डिक्रीज होता हुआ ही हमें दिखता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो बचता है, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे देता हूं कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो 3 टर्म्स पढ़े थे आपने, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं आज। व्हाट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ये 3 टर्म्स आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो हमने 3 टर्म्स पढ़े थे 9th क्लास में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो बताओ बच्चों क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपने पढ़ा होगा पार्टिकल साइज का। पार्टिकल साइज जो है वो क्या कहती है कि ट्रू सॉल्यूशंस के केस में पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर या उससे भी कम। तो फर्स्ट पॉइंट पार्टिकल साइज का लिख लेते हैं हम। पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर टू लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक लाई करती है। तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज लाई जाती है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज जो है इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर से भी बड़ी है। तो यहां पर ये 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर तक लाई करती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का याद रखना, हमारा टॉपिक जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये तो सिर्फ हम कंपैरिजन के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा आपने देखा होगा विजिबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन जो है उसमें से आप आर पार देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांसपेरेंट, इसमें से हमें आर पार दिखाई देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कैसी होती है, धुंधली सी दिखाई देती है हमें, इसमें से आर पार जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो इस ट्रांसलूसेंट। सस्पेंशन जो है वो ओपेक होती है, इसमें से आप इसके थ्रू देख ही नहीं सकते। ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो विजिबिलिटी में ही हम एक और पॉइंट लिख देते हैं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। पार्टिकल इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल आप नहीं देख सकते नेकेड आई से, और ना ही यहां पर आप इसका माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं विद नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसका पार्टिकल आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो पार्टिकल इज नॉट विजिबल विद नेकेड आई बट कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं भाई कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल। सस्पेंशन जो है उसका पार्टिकल तो कैन बी सीन विद नेकेड आई।
ठीक है, तो बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से ही इसका पार्टिकल जो है वो हमें साफ साफ दिख जाता है। तो 3 डिफरेंस तो हो गई ये। चलिए अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है, ये बताओ ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस है। तो भाई इसका पार्टिकल जो है सॉल्यूट इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि सॉल्यूट कहाँ पर है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो हमें यूनिफॉर्म दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कि इसका पार्टिकल क्योंकि हमें नहीं दिख रहा, दैट इज व्हाई दिस इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। दिस इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरी तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस। क्यों है हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहां पर आपको पार्टिकल नेकेड आई से तो नहीं दिखाई दे रहा, बट स्टिल ट्रांसलूसेंट है सॉल्यूशन। तो आपको जो है वो फील हो जाएगा कि यहां पर कोई चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइट जो है वो आर पार नहीं जा पा रही सॉल्यूशन के। सो दिस इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये कैसी होती है, ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होती है। इसका पार्टिकल तो हमें वैसे ही नेकेड आई से ही दिखाई देता है। तो ये हो गया नेक्स्ट। चलिए इसके अलावा और कोई डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन के अंदर। तो यहां पर देखो बच्चों, इसके अंदर जो है डिफ्यूजन की अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन में, तो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक ड्रॉप इंक की डाल दी। तो ये इंक की ड्रॉप जो है वो बहुत जल्दी फैल जाएगी ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां पर कोई पार्टिकल है नहीं इसकी अपोज करने वाला। ठीक है, तो यहां पर डिफ्यूजन टेक प्लेस वेरी फास्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूजन स्लो रहता है। क्यों रहता है स्लो, क्योंकि जो सॉल्यूट आपने डाला है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इस मटेरियल को, जिसका डिफ्यूजन हो रहा है, जिस इंक का डिफ्यूजन हो रहा है, उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो इस वजह से डिफ्यूजन जो है, मूवमेंट जो होता है इस इंक के पार्टिकल्स का, वो स्लो हो जाता है और यहां पर डिफ्यूजन होगा ही नहीं। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेंगे, इसको रोक देंगे। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो वाटर के अंदर अगर हम शुगर डिसॉल्व कर दें तो ये बन जाती है ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, तो आपने बच्चों चावल जब बनाते हैं, चावल बनाने के बाद जब फिल्टर कर लेते हैं तो जो पानी हमारे पास आता है दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्च सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। चावल जो फिल्टर करने के बाद जो पानी बचता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च सॉल्यूशन, तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। ठीक है, और मिल्क जो है वो भी इसका एक एग्जांपल है, मिल्क भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन की बात करें तो सैंड प्लस वाटर, ये एक सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया। चलिए अब देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको दो टर्म जो है वो लिखवा रहा हूं। सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो हम दो टर्म का यूज करते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम ये दो टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पर कुछ अलग टर्म जो है वो यूज किया जाता है। तो जैसे आप ट्रू सॉल्यूशन जब बनाते हो तो उसके अंदर आप ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज करते हो। सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो जो मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इन दोनों टर्म्स को चेंज कर देते हैं। क्या टर्म यूज करेंगे, सॉल्वेंट को तो बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम की डेफिनेशन जो है वो वही रहती है, द पार्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। और यहां पर सॉल्यूट जो है उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज की डेफिनेशन यही रहेगी जो सॉल्यूट की हमने डेफिनेशन दी थी। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें यहां पर तो क्या हो जाएगी, डिस्पर्शन मीडियम जो है इसको आप लिख सकते हो the component of the colloidal solution which is present in large amount. So this is called dispersed phase. Component of colloidal system या colloidal solution present in large amount is called dispersion medium। और ये क्या हो जाएगा, component of colloidal solution
प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। तो ये हो गए हमारे पास दो टर्म्स जिसको हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।